आज हमारे साथ हैं श्री श्री हॉस्पिटल की गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम, मैं आपसे इसी सवाल से आज शुरू करना चाहूँगी कि 10 में से इन दिनों 3 से 4 महिलाओं का ये आपको सुनने में मिल ही जाता है कि कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि अब कंसीव करना इतना ज़्यादा आसान पहले की तुलना में नहीं रह गया है? एक्चुअली ये मेनली होता है लाइफस्टाइल की वजह से। आज से यदि हम 20-25 साल पहले देखें तो वो टाइम से आज तक लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गया और उस लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत सारी नई बीमारियां आज के ज़माने में आ गई, जैसे कि ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया यंग एज के अंदर, और एक और बीमारी है जिसे हम बोलते हैं पीसीओडी। ये आजकल की जनरेशन के अंदर बहुत कॉमन हो रही है और ये पीसीओडी अपने आप में बच्चा नहीं लगने का एक बहुत बड़ा कारण होती है, क्योंकि इसमें पीसीओडी में बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार लड़कियों में एक्सेसिव वेट गेन होता है, फेस के ऊपर और छाती पे, गर्दन पे, पेट के ऊपर या थाइज़ के आसपास मेल पैटर्न के अंदर बाल आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इन लड़कियों में लाइफस्टाइल के अंदर माने तो आजकल खान पीन बिल्कुल बदल गया, काम करने की वर्किंग जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल बदल गई और सोने उठने की आदतें बिल्कुल बदल गई। इन तीनों चीज़ों ने मिला के मोटापे को जन्म दिया है। जैसे फास्ट फूड का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जो कि हर एज के लिए बहुत अनहेल्दी है और लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत अनहेल्दी है, और जो ये पीसीओडी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरीके से अर्ली एज में डायबिटीज़ होना, या पीसीओज के अंदर किसी को डायबिटीज़ नहीं भी है ना, तो भी उन लड़कियों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से मोटापा आता है। और मोटापा अपने आप में बच्चा नहीं लगने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिस तरह से आज की महिलाएं करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, करीबन शादियां अभी 30 के ऊपर होती हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है ज़्यादा एज होना? ज़्यादा एज होने में भी बच्चा लेट लगता है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। ज़्यादा एज में बच्चा लगने से एबॉर्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बच्चा लगने की संभावना कुछ प्रतिशत कम हो जाती है। जैसे जो हम आइडियल एज मानते हैं बच्चा लगने की, वो 20 से 30 साल के बीच में मानते हैं। 30 के बाद यदि शादियां हो रही हैं और 33, 34, 35 की उम्र में यदि बच्चा लग रहा है, तो उन लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी होने में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन उन लड़कियों में एबॉर्शंस के चांसेस फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे महिला व्यूवर्स को ये समझाएं कि कंसीव करने से पहले एक महिला को अपनी बॉडी पे किस तरीके से काम करना चाहिए, डाइट से लेकर के मेडिसिन तक पूरी जानकारी दें। एक्चुअली आजकल जो ये बच्चा नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण हो रहा है, इन दिनों में जो देखने में आया है, बहुत यंग एज के अंदर बच्चियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। पीसीओडी की प्रॉब्लम माने तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बॉडी के अंदर। लड़कियों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या तो वो घंटों घंटों बैठ के पढ़ती हैं, या मोबाइल और सोशल मीडिया के सामने रहना, टीवी बहुत ज़्यादा देखना, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पढ़ाई के लिए या सोशल मीडिया पे रहने के लिए, रात को बहुत देर तक जगना, 1:30, 2, 3 बजे तक जगना, सुबह उसके बाद 10, 11, 12 बजे तक उठना, खाने के अंदर फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन होना, जिसके अंदर कुछ भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स तो उनके अंदर निल होते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनकी कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपके हार्मोन्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, कोई भी मेटाबॉलिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हर लेवल पे आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो खाना आजकल खाया जा रहा है, वो लड़की के शरीर के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता। किस तरह की डाइट होनी चाहिए? डाइट, यदि हम हेल्दी डाइट बोलें
बोलें तो मैं एक मोटे तौर पर कहूँगी कि जो आपकी नानी दादी खाती थी ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना होता था। बहुत शॉर्ट में मैंने बोल दिया। अब उसको माने कैसे हेल्दी होता था, क्योंकि उनके खाने में हरी सब्जियां होती थी, दालें होती थी, दूध, दही, पनीर, वो आपको सब कुछ दे देता था, विटामिन्स देता था, मिनरल्स देता था, और ऑप्टिमम अमाउंट में जितनी की हमें ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, सब चीज़ें देता था। फास्ट फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर इसके अंदर अनहेल्दी कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उसको स्पेशल फ्रेगरेंस देने के लिए एजेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए होते हैं। यदि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो आपका बॉडी सिस्टम उनको ले नहीं पाता। जब आपका बॉडी सिस्टम उनको लेता नहीं है तो सबसे पहले डेवलप होती है आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपके बॉडी इतना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती कि जो उस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर ले। इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है तो वो आपके अंदर मोटापा करता है। और एक दूसरा काम और होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन यूज़ में नहीं ले पा रहा आपकी बॉडी के लिए, वो फिर लिवर की तरफ जाता है और वहाँ वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आपके लिवर को अनहेल्दी बनाता है। तो ओवरऑल आपका पूरा बॉडी सिस्टम ही अनहेल्दी हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट्स, दैट टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं हाई लेवल, वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होते, आपकी इंटेस्टाइन को अनहेल्दी बनाते हैं। इंटेस्टाइन अनहेल्दी होते हैं तो जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होते। एक तो आप खा ही नहीं रहे, जो फास्ट फूड है उसके अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं, और यदि थोड़ा बहुत हैं भी तो वो आपका सिस्टम इतना वीक हो गया कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। तो आपकी बॉडी को जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए, उनकी मात्रा बॉडी में बहुत कम होती है। कितने पेशेंट्स ओपीडी में ऐसे आते हैं, यंग लड़कियां, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियां, जिनके की बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, मल्टीविटामिन B12 की कमी होती है। वो बोलती है हमें कमजोरी लगती है, हम आधा किलोमीटर नहीं चल सकते, हम 500 मीटर नहीं चल पाते, हमसे चला नहीं जाता। मैडम ये यहाँ से हम अभी आप बस से उतर के आ रही हूँ और मैं तो 500 मीटर भी नहीं चल पा रही ढंग से, मेरे को तो घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। ये सब चीज़ों का कारण होता है अनहेल्दी फूड खाना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना। जैसे रात को हम सो नहीं रहे टाइम से, उससे क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। सर्केडियन रिदम बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात के टाइम आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग हार्मोन्स बनते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वो रात में सबसे ज़्यादा बनता है और आपके बॉडी की हीलिंग करता है। जब आपके बॉडी की परमानेंट हीलिंग ही होनी बंद हो जाएगी, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बॉडी में बनेंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बनेंगे तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा, जो कि आजकल की लड़कियों में एक बहुत कॉमन समस्या है। एज इट इज़ पढ़ाई का लोड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल और गड़बड़ है, तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये डिस्टर्बेंस इन सर्केडियन रिदम इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ PCOS, या PCOS के पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सर्केडियन रिदम का डिस्टर्बेंस। मतलब जो भी महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करनी होगा और अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। मैम मैं आपसे ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझना चाहती हूँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जाने तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपने शायद नाम सुना होगा या दर्शकों ने भी सुना होगा कि फैलोपियन ट्यूब होती हैं, आपके यूट्रस स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बच्चा बनता है, और यूट्रस के साइड में 2 लंबी नालीनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए जब महिला पुरुष के साथ संभोग करती है तो शुक्राणु बच्चेदानी के अंदर होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फैलोपियन का ट्यूब का एक पोर्शन होता है जिसे हम एम्पुलरी रीजन कहते हैं, और आपके जो अंडाशय होते हैं वो पेट के अंदर होते हैं। वहाँ से एक मैच्योर ओवा आता है और फैलोपियन ट्यूब के उस पोर्शन के अंदर जाके जब वो दोनों आपस में बनते हैं तो बच्चा बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में चलता हुआ आपके यूट्रस में आता है, और यूट्रस के अंदर वो फिर वहाँ पर सेट हो जाता है, और इस तरह से ये पूरी बच्चा
बनने की प्रक्रिया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा जो बनता है एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहाँ तक सब कुछ सही होता है, लेकिन वो एम्ब्रियो कई बार फैलोपियन ट्यूब की कुछ बीमारियों की वजह से, ज़्यादातर किसी भी कारण से यदि उसके अंदर सूजन आ रखी है, वो बच्चा जो फैलोपियन ट्यूब में बना वो बढ़ते हुए आगे बच्चेदानी में नहीं आ पाता और वो वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देता है, और ये मरीज की ज़िंदगी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। क्योंकि ट्यूब की जो डायमीटर होती है, डायमेंशंस होती है, वो बहुत पतली होती है। आम भाषा में बोलें तो उसका अंदर का जो डायमीटर होता है हमारे एक बाल से भी पतला होता है, और उसके अंदर जब वो फीटस जो है बच्चा बना है वहाँ वो ग्रो करना शुरू कर देता है, तो उस बच्चे के लिए वहाँ पर ग्रो होने के लिए जगह नहीं होती। कितने वीक के बाद ये पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्चुअली यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आती हैं 10 दिन, 8-10 दिन से 15 दिन तक ऊपर चढ़ते ही उनको पेट के अंदर बहुत सीवियर पेन होता है। वो पेन करके हमारे पास आती हैं, और ज़्यादातर डायग्नोसिस हम कर ही लेते हैं उसके क्लिनिकल सिम्टम से, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव और बहुत सीवियर पेन पेशेंट को हो रहा है, तो ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसके अंदर पेट दर्द का ये बहुत बड़ा कारण है। और आजकल तो सोनोग्राफी की सुविधा है, तो सोनोग्राफी से आपको तुरंत पता चल जाता है कि बच्चा फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। मैम इसका फिर मैम क्या फैलोपियन ट्यूब में जैसे कि है तो उसका मैम मतलब एक ऑपरेशन ही करना पड़ता है? इसके अंदर पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है। यदि पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स सेटल्ड हैं, फिर उसके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, वो देखा जाता है। उस ब्लड टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरम बीटा एससीजी के लेवल देखे जाते हैं। यदि सीरम बीटा एससीजी के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, मरीज की कंडीशन, मरीज के पेन बहुत ज़्यादा है और उसके वाइटल पैरामीटर सेटल्ड नहीं है, माना उसके पेट में ब्लड यदि आना शुरू हो जाएगा तो उसका पल्स बीपी नीचे की ओर जाएगा, इस तरह की कंडीशन है, तो हमें इमरजेंसी के अंदर तुरंत ऑपरेट करके और उधर की तरफ की फैलोपियन ट्यूब को या तो पूरा हटा देना पड़ता है या उसको खोल के बच्चे को हटा के कई बार उसकी रिपेयर भी की जा सकती है। लेकिन यदि मरीज की कंडीशन स्थिर है, उसका पल्स बीपी नॉर्मल है, उसके बच्चा बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, सोनोग्राफी दिखा रही है छोटा बच्चा है, सीरम बीटा एससीजी के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, तो उन कंडीशन में मरीज को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर भी रखा जा सकता है। लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत सुविधाजनक अस्पताल का होना भी ज़रूरी है, जहाँ पर 24 घंटे गायनेकोलॉजिस्ट की फैसिलिटी हो, जहाँ पर 24 घंटे सोनोग्राफी की सुविधा हो, और किसी भी समय ऐसा दिखे कि हाँ अचानक से मरीज की तबीयत बिगड़ रही है तो इमरजेंसी में भी ऑपरेशन किया जा सके। और यदि पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, स्थिर है, तो मरीज को कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि बच्चे को उसी जगह ख़त्म कर देती हैं और उसकी फैलोपियन ट्यूब भी सेव हो जाती है और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैम कंसीव करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक वाइटल रोल रहता है। जिन महिलाओं में इसकी कमी होती है वो क्या डाइट के थ्रू कंप्लीट हो सकती है या फिर इसके लिए उनको पूरा प्रॉपर मेडिकल इलाज ही अपना कराना पड़ेगा? डाइट के थ्रू यदि कमी पूरी होनी होती तो वो कमी होती ही नहीं बॉडी में, और एक बार लेडी कंसीव कर जाती है और उसको इस तरह की कमी है तो वो तो ऊपर से सप्लीमेंट्स ही दिए जाएंगे, मतलब मेडिसिन ही दी जाएंगी, उसके बिना काम नहीं चलता। मैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वर्किंग के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों इनिशियल स्टेज में उसका लेवल, एक जो लेवल अप टू मार्क होता है वो होना ज़रूरी है? क्या रोल? एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा लगने की प्रक्रिया होती है 15वें दिन 14वें-15वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है, बच्चा फैलोपियन ट्यूब में बनता है 20वें-21वें दिन के आसपास, और उसके बाद वो यूट्रस के अंदर आ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का जो मेन काम होता है वो होता है यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मोटा करना, वो एक सीमेंट का काम करती है, और जब वो अच्छी मोटी होती है तो वो जो बच्चा आया है उसको सपोर्ट करती है और वो बच्चा यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। यदि आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम है तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छी थिक बनी हुई नहीं होगी। यदि थिक लाइनिंग नहीं बनी होगी तो बच्चा जो है वो उसको चिपकेगा नहीं। यदि किसी कारण से वो चिपक भी गया तो आगे की अवस्थाओं में जाके बच्चे का एबॉर्शन भी हो सकता है।
वो नहीं रुकेगा, गिर जाएगा। तो यदि किसी लेडी के ऐसा देखा जा रहा है कि यदि उसके बच्चे गिरते हैं, तो हम यदि हार्मोन्स के लेवल ना भी कराएं तो हम उसको इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उसके शरीर में वो दवाइयों की वजह से प्रोजेस्टेरॉन उचित मात्रा में या अच्छी मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, और वो जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है तो जो बच्चा आया है यूट्रस में उसको सपोर्ट करता है, उसको वहाँ रखने में मदद करता है। पहले ट्राइमेस्टर में ये देखा जाता है कि मिसकैरेज होने का रिस्क बहुत होता है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे महिला व्यूवर्स को ये बताइए कि पहले 3 महीने में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मिसकैरेज को, ताकि ये वो हो ही ना उनके साथ। एक्चुअली ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जो कि एकदम से ये पूरा सब कुछ हम बता दें कि ये हो या नहीं हो तो मैं कह नहीं सकती एकदम अपन अभी सारा कुछ बता पाएंगे। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। पहला तो हम समझेंगे कि सबसे ज़्यादा एबॉर्शन जो शुरू के 3 महीनों में, जबकि बच्चा 12-13 हफ्ते तक बढ़ रहा है, उस समय होने का जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण होता है क्रोमोसोमल एनोमलीज। और इस तरह के जो एबॉर्शंस होते हैं वो सबसे पहला तो जब बच्चा विकास की अवस्था में होता है, जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं और उस समय उन दोनों के मिलने से जो एम्ब्रियो बनता है, उस बनने की प्रक्रिया में कई बार जो क्रोमोसोम्स हैं उनका डिप्लीकेशन हो जाता है, कई बार डबल हो जाते हैं और कई बार आधे रह जाते हैं। तो जो बच्चा बनता है वो इस तरह का बच्चा एबनॉर्मल होता है और वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जेनेटिकली जो उसके अंदर हमें 46 क्रोमोसोम चाहिए, वो उससे या तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या उससे कम रह जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे गिरते हैं कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने से भी पहले गिर जाते हैं। इसको हम कई बार केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार पॉजिटिव भी आ गया तो वो बच्चा एक सोनोग्राफी जो हम मिनिमम 6 वीक्स के आसपास कराते हैं उससे पहले ही गिर जाता है। तो 50% ऑफ द जो प्रेगनेंसी जो एबॉर्शंस हैं वो इस तरह के होते हैं और इन्हें आप होने से नहीं रोक सकते। तो इनके बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद जो बचे हुए एबॉर्शन होते हैं जो 6 वीक्स की प्रेगनेंसी से लेके और 13 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के बीच में होते हैं, उसमें एबॉर्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम बॉडी के अंदर इन्फेक्शन माने, कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो एबॉर्शन का कारण होते हैं। फिर इसके बाद बच्चेदानी के अंदर कुछ इस तरह की एनोमलीज होती हैं, बनावट संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एबॉर्शंस का कारण होती हैं। बच्चेदानी की गांठ की वजह से, या सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है, इनकॉम्पिटेंस की उसकी वो इतनी टाइटली बंद मुंह नहीं होता, वो भी एबॉर्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और आजकल के ज़माने में दोबारा मैं बोलूँगी PCOD होना अपने आप में एबॉर्शंस होने का एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा अपने आप में बच्चे के एबॉर्शन होने का बहुत बड़ा कारण है। इसके अंदर क्या होता है, जो बहुत मोटी औरतें होती हैं आजकल, किसी को भी, बच्चियों को ये समझाना इतना मुश्किल है कि मोटापे की वजह से आपके प्रेगनेंसी नहीं लगती और लग भी जाती है तो एबॉर्शंस होते हैं। इसका कारण है कि जब मोटापा बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी एंडोमेट्रियम जो होती है, वो एंडोमेट्रियम वो यूट्रस की लाइनिंग, वो बहुत अनहेल्दी होती है। उसके बाद जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, फीमेल क्रोमोसोम्स हैं। फिर माना किसी भी तरह से बच्चा बन भी गया तो जो एम्ब्रियो हो रहा है वो भी प्रॉपर हेल्दी नहीं होता, वो भी अनहेल्दी होता है। तो इस तरह के बच्चे का सर्वाइवल जो होता है यूट्रस के अंदर आने के बाद भी वो रुक नहीं पाता और वो एबॉर्ट कर जाता है। PCOD भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जो कि एबॉर्शंस करता है। PCOD पेशेंट में एक नॉर्मल लेडी के मुकाबले एबॉर्शंस का जो रेट है वो 3 गुना ज़्यादा होता है। जैसा कि हम माने एक नॉर्मल लेडी हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर एबॉर्शन का रेट जो हम मानते हैं वो 10 से 15% होता है। तो PCOD के पेशेंट के अंदर ये 30 to 45% हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस, हाँ, प्रिकॉशंस फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर प्रिकॉशन तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो आज के ज़माने में बोला जाए तो लाइफ स्टाइल चेंजेस है। आपको हेल्दी खाना है, आपको थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी भी रखना है, जैसे आप वॉक रखें, योगा रखें, प्राणायाम रखें, मेडिटेशन रखें। ये सभी चीज़ें मिलके, आपने हेल्दी खाया, आप वॉक कर रहे हैं थोड़ा सा,
योगा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, किसी एक्सपर्ट के अंडर में आप करेंगे। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आजकल के जीवन में लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू द अबॉर्शंस, और नहीं तो प्रेगनेंसी को अच्छे से सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको रिलैक्स करती हैं। बाबा रामदेव अक्सर बताते रहते हैं टीवी पे, है ना, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम प्रेगनेंसी के अंदर बहुत अच्छा है, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है, एट द सेम टाइम आपको मेंटली रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद आप किसी भी तरह के मेडिटेशंस करते हैं। अपने को सबको पता है कि आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल के अंदर डॉक्टर्स भी आपको मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। तो आप जो अपने स्तर पे कर सकते हैं, आप लाइफ स्टाइल चेंजेस करिए, आप अच्छा खाना खाइए, आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी रखने में सपोर्ट करेगा। मैम, प्रेगनेंसी के ओवरऑल हम अगर पूरे 9th मंथ्स की बात करें, कौन कौन से वो टेस्ट होते हैं जो करवाने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिन्हें किसी भी महिला को मिस नहीं करना चाहिए? एक्चुअली हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आती है, फर्स्ट विजिट पे जो आती है, तो आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिकमेंडेड बैटरी ऑफ टेस्ट है, उसके अंदर हम कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्लोबिन कराते हैं, ब्लड ग्रुप कराते हैं, VDRL टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, जो कि ये देखने के लिए किया जाता है कि पेशेंट के अंदर एक टाइप का पीलिया होता है जो कि एबॉर्शंस वगैरह जो होते हैं उनमें उसका रोल होता है। HIV टेस्ट कराते हैं, और हम कराते हैं उसके अंदर थायराइड का टेस्ट, क्योंकि आजकल थायराइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और थायराइड अपने आप में एबॉर्शन करने का एक बहुत बड़ा आजकल कारण है। तो ये तो फर्स्ट विजिट पे हम करा देते हैं। उसके बाद 11 to 12 वीक्स की प्रेगनेंसी के अंदर हम एक कराते हैं डबल मार्कर टेस्ट। वो बच्चे के अंदर मानसिक विकृतियाँ, जिन्हें डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी बोलते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए होती है। वो टाइम पर हम एक सोनोग्राफी, पहली सोनोग्राफी फर्स्ट विजिट पे हो गई, दूसरी बार पेशेंट आया तो वो सोनोग्राफी होगी, और वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट और ब्लड सैंपल जाएगा, तब आपका डबल मार्कर टेस्ट होगा। उसके बाद एक तीसरी सोनोग्राफी 18 वीक्स से लेकर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी पर होती है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट पूरा देख लिया जाता है। हेड टू टो बनावट संबंधी कोई भी कमियां या खराबियां होती हैं वो उस टाइम पर पता चल जाती हैं। पहले जब ये सोनोग्राफी नहीं होती थी तो कई बार पूरे 9 महीने बच्चा पेट में रहने के बाद जब पैदा होता था, वो बीमारियां तब पता चलती थी, और अविकसित बच्चे कई बार 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल भर तक जिंदा रहते थे, और कई बार तो पूरी पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स को झेलना पड़ता था। अभी ये सारी दिक्कतें जो हैं 20 हफ्ते के बच्चे तक पता चल जाती हैं। साथ में इस एज पर एक क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट भी कराया जाता है। उस टेस्ट का एम भी यही है, ये पता करना कि बच्चे के अंदर कोई मानसिक विकृतियाँ, बीमारियाँ तो नहीं हैं। उस टाइम पर ही जब ये बीमारियाँ पता चल जाती हैं तो 20 हफ्ते तक का बच्चा हम अपने हिंदुस्तान में लीगली भी गिरा सकते हैं। यदि इसके ऊपर कोई बढ़ गया और डायग्नोस नहीं हो पाया तो भी गवर्नमेंट के नए रूल्स के हिसाब से 24 हफ्ते तक भी बच्चे को गिराया जा सकता है। लेकिन उसके बाद यदि कोई डायग्नोस होता है तो उस बच्चे को गिराने की कोई गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं होती, और हम लोग उस बच्चे को नहीं गिरा सकते, क्योंकि फिर वो माँ की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो माँ की हेल्थ ज़्यादा कीमती है, तो फिर उसके बाद ये बच्चे नहीं गिराए जाते। इसके अलावा आजकल हम एक ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट भी आजकल कराते ही हैं करीब करीब सबका। वो हम 18 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के ऊपर पहली बार कराते हैं। उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके अंदर पेशेंट का एक खाली पेट सैंपल ले लिया जाता है ब्लड का, और दूसरा सैंपल ग्लूकोज 75 ग्राम उसको पिला कर 2 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है, ये देखने के लिए कि मरीज के अंदर कहीं डायबिटीज़ के अर्ली लक्षण तो नहीं आ रहे। यदि इस तरह के कोई लक्षण हैं तो वो फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है, उसका मैनेजमेंट फिर उस हिसाब से किया जाता है। ये इतने टेस्ट 20 हफ्ते तक होने, हर टेस्ट ज़रूरी है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि मोटा मोटी कि बच्चे के
मतलब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर खुद के अंदर तो कोई बीमारियां तो नहीं है, या पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर फिजिकल और मेंटल रूप से कोई अविकसित होने की संभावना तो नहीं है। ये सब होने के बाद फिर बीच बीच के अंदर जब पेशेंट हमारे पास दिखाने आती है तो ज़रूरत के हिसाब से जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। एक चौथी सोनोग्राफी 9वां महीना लगने के बाद करानी बहुत ज़रूरी है। और कई बार पेशेंट पूछते हैं इतनी सारी सोनोग्राफियाँ हो गई, ये बच्चे के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि सोनोग्राफी कभी भी हानिकारक नहीं होती, क्योंकि ये साउंड वेव्स होती हैं, इनका बच्चे की हेल्थ के ऊपर कोई किसी भी तरह का असर नहीं होता, सिर्फ एक्सरेज का असर होता है। तो किसी ज़माने में आज से 25-30 साल पहले एक्सरेज कराए जाते थे, आजकल एक्सरेज कराने का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, एक्सरेज कराए ही नहीं जाते। और कई बार जैसे शुरू के महीनों में किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हमें कई बार 15-15 या 20 दिन के गैप पे 4-5 सोनोग्राफी करानी पड़ जाती हैं, तो वो भी बच्चे के लिए बिल्कुल रिस्की नहीं होता और इसके लिए कोई चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैम, प्रेगनेंसी की कौन से स्टेज पर बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है? एक्चुअली बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होना होता है वो शुरू से ही शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं और आके बोलती हैं कि भाई आपने शुरू में क्यों चेकअप नहीं कराया था, कि हम बिल्कुल ठीक थे इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी। फॉरेन कंट्रीज़ में फोलिक एसिड की टैबलेट्स यदि कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा होता है, उसके भी 2 महीना पहले से देनी शुरू कर दी जाती है। और ये माना जाता है कि फोलिक एसिड जो है वो ब्रेन और स्पाइन के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो यदि पहले से आप ले रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में भी बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हेल्दी रहेगा। और तो लेडी जैसे ही हमारे पास आती है, जितना जल्दी आती है, माना 8 या 10 डेज ऊपर होते ही हमारे पास आती है, तो वो टाइम पर भी यदि हम फोलिक एसिड की टैबलेट उसे देंगे लेडी को, तो भी वो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में, स्पाइन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कई बार जो अविकसित बच्चे होते हैं जिनके अंदर की ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं है या जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है और वो सोनोग्राफी हमें बता रही है और एक प्रेगनेंसी में यदि उसको अबॉर्ट कराया गया तो अगली प्रेगनेंसी में हम उस लेडी को यही सलाह देते हैं कि अगला बच्चा पेट में जब आप प्लान करो आना, उसके भी पहले से आपको हमसे मिलना है और हम ये गोलियां आपको शुरू करेंगे, जिससे कि आने वाला जो बच्चा है वो मानसिक या शारीरिक रूप से अविकसित पैदा नहीं हो। मैम, प्रेगनेंसी के अगर किसी स्टेज में किसी महिला को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन नज़र आ रही है, उस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कितने रहते हैं? एक्चुअली प्लेसेंटा प्रीविया जो है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। प्लेसेंटा प्रीविया को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया में बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में रहता है, नीचे नहीं रहता। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ही ये है कि प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल जगह पर है। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में है, लेकिन जो बच्चेदानी का मुंह है उससे काफ़ी दूर है। सेकंड स्टेज के अंदर वो बच्चेदानी के मुंह के काफ़ी पास है। थर्ड स्टेज के अंदर वो बच्चेदानी के मुंह को आधा कवर कर रहा है और फोर्थ स्टेज के अंदर वो बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर कर रहा होता है। तो जो ये फोर्थ स्टेज होती है ये सबसे खतरनाक होती है। इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी कभी भी नहीं हो सकती। कभी भी लेबर पेन चलेंगे तो लेडी को प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बोलें तो बिल्कुल नाले की तरह, और इट इज़ सच एन इमरजेंसी, वो इतनी बड़ी इमरजेंसी होती है कि हमें तुरंत 2, 3, 4 ब्लड का इंतजाम करके ऑपरेट करके मदर की लाइफ को सेव करने के लिए बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। बच्चा सही मिल रहा है तो इट इज़ ए बोनस, और नहीं तो बच्चे को बाहर निकालना तो इतना ज़रूरी है कि नहीं तो माँ को भी नहीं बचा सकते। इसके बाद इससे पहले वाली कंडीशन है जिसके अंदर प्लेसेंटा का कभी थोड़ा सा पोर्शन जो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस कंडीशन में कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना रहती है। जैसे पेशेंट के लेबर पेन्स चलने शुरू हुए और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है और प्लेसेंटा बिल्कुल मार्जिनल है। पेशेंट हमारे पास पेशेंट आई, हमारे पास उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट वगैरह है, तो हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं
और हमें यदि ऐसा लगता है कि पेशेंट के बच्चेदानी का मुंह थोड़ा अच्छा सा खुला हुआ है और जो मेम्ब्रेन जिसके अंदर बच्चा रह रहा है वो बच्चेदानी से नीचे बल्ज करके बाहर आ रही है, उस कंडीशन में यदि हम उस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं तो बच्चे का हेड आके बिल्कुल जो बच्चेदानी का मुंह है उस पर फिक्स हो जाता है और जो ब्लीडिंग हो रही होती है अंदर से वो कुछ कम हो जाती है, और जैसे ही वो कम होती है तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। और जो सेकंड और फर्स्ट स्टेज है, इन 2 स्टेज के अंदर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना और काफ़ी बढ़ जाती है। इन कंडीशंस के अंदर भी हम वही करते हैं, जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुला 3 सेंटीमीटर 4 या 5 सेंटीमीटर हुआ, हम ARM बोलते हैं, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वो हम रप्चर करके और दर्द बढ़ाने की कुछ दवाइयाँ दे के बच्चे को डिलीवर करा सकते हैं। मैम, प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो बेबी पहली बार माँ को किक मारता है, वो अनुभव अपने आप में बहुत ख़ास होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि किक काउंट करना बहुत ज़रूरी है, तो महिलाएं घर में किस तरीके से किक काउंट कर सकती हैं और ये जान सकती हैं कि उनका बेबी अंदर हेल्दी है? एक्चुअली जो किक आप बोल रहे हैं, सबसे पहली बार यदि किसी के पहला बच्चा है तो अराउंड 20 हफ्ते का बच्चा जब पेट में होता है तब माँ को ये फीलिंग होनी शुरू होती है कि अंदर कुछ हिला, और शुरू में वो किक वाली फीलिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई एक पक्षी फड़फड़ाता है ना, तो ऐसा कुछ लगता है अंदर कुछ हिला, बस खाली वो किक फील नहीं होता एग्जैक्टली। और जिसके 2 या 3 बच्चे पहले हो चुके हैं और थोड़ा सा अवेयरनेस में है वो मदर्स, तो उनको 18 हफ्ते के बच्चे पर भी ये फीलिंग पता चल जाती है। और जो किक काउंट अपने को एग्जैक्टली पता चलना शुरू होता है वो 28 हफ्ते के या 30 हफ्ते के बच्चे के बाद प्रॉपरली पता चलना शुरू होता है। और जिन मदर्स को कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहती हैं हमारा बच्चा नहीं घूम रहा, या जिनकी सोनोग्राफी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही होती है जो ये बताती है कि पानी जैसे बच्चे के चारों ओर कम है, तो उन कंडीशंस में बच्चा कम घूमता है, तो हम जो भी कोई ट्रीटमेंट माँ को देते हैं उसके बाद हम बच्चे को माँ को ये बोलते हैं कि आपको एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने का तरीका ये होता है, आपको सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक 12 घंटे के अंदर यदि 12-14 बार आपका बच्चा घूम रहा है, तो जितनी बार घूम रहा है एक हल्का सा किक भी बच्चे ने लगाया तो आप लाइन करते जाओ चार्ट के ऊपर, और उन लाइन को आप शाम तक गिन लो, शाम को 8 बजे। यदि वो 12 लाइन भी आ रही है तो आप ये मान के चलो आपका बच्चा हेल्दी है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि ये काउंटिंग आपकी 8, 7, 10 तक आ रही है तो आप मानो कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। मैम, लेबर पेन शुरू होने के साइंस क्या होते हैं? एक महिला को कब ऐसी स्थिति में आ जाती है कि अभी जो है उसको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है? एक्चुअली पेशेंट्स को हम ये गाइड करके भेजते हैं, जबकि आप जब भी कभी आपके पानी छूटे, दर्द चले या बच्चा नहीं घूमे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ये एक स्टैंडिंग कमांड है बोलने का, क्योंकि हर पेशेंट की अवेयरनेस इतनी नहीं होती। आप कितना भी एजुकेट करो कि भैया जब तुम्हारे दर्द बढ़ने शुरू हों, अच्छे से दर्द चल जाए तब आ जाना, इस चीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि अच्छे दर्द किसे बोल रहे हैं, उसकी किसे बोल सकते हैं। पेशेंट को इतनी अवेयरनेस थोड़ी होती। तो हम पेशेंट को बस ये 3 गाइडलाइंस देते हैं कि तुमको दर्द चले और घंटे 2 घंटे भी हो जाए तो आपको तुरंत आना है, पानी छूटते ही तुरंत आना है। तो डॉक्टर ही ये डायग्नोस करेगा कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जो पानी छूट रहा है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है कि उसके छूटने से बच्चे को कोई नुकसान होगा। और पानी छूट गया एक बार तो फिर, और दर्द नहीं चल रहे, तो डॉक्टर कोशिश करता है दर्द बढ़ने की दवाइयाँ लगा के उस बच्चे को पैदा कराया जा सके। लेकिन यदि टाइम से मरीज हमारे पास नहीं पहुँचेगा तो फिर हम क्या स्टेप ले पाएंगे। और बच्चा नहीं घूम रहा, 9वां महीना आपका लग गया और बच्चा नहीं घूम रहा, तो वो तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम अपनी मशीनों से या स्ट्रेच से बच्चे की धड़कन देखते हैं। फिर उसके बाद हमें लगता है कि हाथ लगा के देखने से कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं दिख रही, यूट्रस का साइज़ जितना दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिख रहा, तो हम अर्जेंटली सोनोग्राफी कराते हैं। तो उससे एक्चुअल कंडीशन क्या है वो पता चल जाती है। बच्चा नहीं घूमने का कारण पता चल जाता है कि भाई ये कारण है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे के चारों ओर का पानी कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। तो हमारा आगे वाला जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से डिपेंड करता है।
मैम आजकल सिजेरियन डिलीवरी का रेट नॉर्मल डिलीवरी रेट से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसकी वजह आप क्या मानती हैं? महिलाएं कोशिश नहीं करना चाहती, लेबर पेन जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती। आपकी नज़र में एक डॉक्टर के नाते क्या क्या कहना चाहिए? एक्चुअली दोनों ही लेवल पे बात कर सकते हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे जो बच्चे आज ऑपरेशन की वजह से मिल रहे हैं वो पुराने ज़माने में मिल ही नहीं पाते थे, पहली बात। आज भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। दूसरा, एक जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ना, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई। पुराने ज़माने के अंदर लेडीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी घर पे भी बहुत करती थी। हम आज लोगों को योगा करने के लिए बोलते हैं। पुराने ज़माने में जो काम किए जाते थे वो ही अपने आप में योगा थे। जैसे बैठ के उकड़ू बैठ के झाड़ू लगाना, आप बैठ के चक्की चला रहे हैं, वो हम अपनी जो इंडियन स्टाइल लैट्रिन में बैठ के लैट्रिन जा रहे हैं, वो भी योगा है एक तरीके का। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती थी ना पुराने, वो आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उसको एक्सरसाइज देती थी। आजकल खड़े होके पोछा लगाते हैं, खड़े होके ही खाना बना रहे हैं, खड़े होके ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं। लैट्रिन हम वेस्टर्न लैट्रिन में जा रहे हैं, तो जो आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट ही नहीं होती। वो जब तक एक्टिव नहीं होंगी तो आप ये समझ लो, ये ठीक ऐसे ही हो गया कि आज किसी बंदे को डायरेक्ट बोल दिया जाए, आज आके खड़ा हुआ कि तेरे को आज मैराथन दौड़ना है, तो वो कैसे दौड़ेगा? एक जो पहले से दौड़ता हुआ बंदा है वो तो दौड़ लेगा, लेकिन जिसने कभी दौड़ी नहीं और उसको आज एकदम बोल दिया गया कि तेरे को दौड़ना है, तो वो तो पेन सहन ही नहीं कर पाएगा, उसके तो हाथ पैर के अंदर दम निकल जाएगा उसका। तो यदि हम कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं, आजकल लड़कियां, यदि आप वैसी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है तो आप एक ट्रेंड योगा ट्रेनर के अंडर में योगा सीखते हैं और वो लगातार एक्सरसाइज आप पूरे 9 महीने कर रहे हैं, तो आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो एक्सरसाइज करने से एक्टिव हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप करते हैं, जैसे 1-2 के नाम मैं ले सकती हूँ। तितली आसन है, चक्की चालन आसन है, बद्धकोण आसन है, और उकड़ू बैठने वाला जो आसन है। ये 4 या 5 आसन ऐसे हैं जो कि आप यदि लगातार प्रेगनेंसी के टाइम पर करते हैं तो ये आपके नीचे के शरीर को वही एक्टिविटी देते हैं जो कि पुराने ज़माने में हम जब घर पे काम हमारे बड़ी जो हमारी नानी दादियाँ या मम्मियाँ किया करती थी, वो जो इफ़ेक्ट देता था ये योगा भी वही इफ़ेक्ट देगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना तो कोई चक्की चलाएगा, ना कोई हाथ से कपड़े धोएगा, ना बैठ के कोई झाड़ू पोछा लगाएगा। इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। आप ये काम नहीं करना चाहते, यू डू योगाज, आप वॉक करें और योगा करें। आप लगातार ये एक्टिविटी करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियां आती हैं और आके अपने आप से कह देती हैं कि हमें तो ऑपरेशन कर दो, हमसे तो दर्द सहन नहीं हो रहा। मैम क्या अभी हमारे इंडिया में नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी का जो कल्चर है वो कितना आया है? बहुत कम ही मान के चलिए। कुछ मेट्रोज़ में, बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में ही, वो भी कुछ प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूट्स ही अभी ये करा रहे हैं। बाकी इन जनरल अपने यहाँ ये ट्रेंड नहीं है। अपने यहाँ तो डिलीवरी का मतलब ही लेबर पेन्स होता है, दर्द चल गए तो अब डिलीवरी होना है। वैसे मैम एपिड्यूरल जो इसमें नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी में दिया जाता है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उसका मेन साइड इफ़ेक्ट तो बस ये है कि एपिड्यूरल जो दिया जाता है ना, वो शुरू के लेबर पेन्स में नहीं दिया जाता। हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर, जो 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन जब सर्विक्स का हो जाता है उसके बाद शुरू होती है, और पूरा 10 सेंटीमीटर तक जो डायलिटेशन वो होता है वहाँ तक वो होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपने एक बार एपिड्यूरल दे दिया तो पेशेंट को पेन फील नहीं होते। तो फुल डायलिटेशन होने के बाद जब हम पेशेंट को बोलते हैं ना बियर डाउन करने के लिए, तो वो बियर डाउन पेशेंट कई बार नहीं कर पाती। तो लेबर कई बार प्रोलॉन्ग हो जाती है, कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, और कई बार सिजेरियन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर ये लाइफ को आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं? एज ए गायनेकोलॉजिस्ट बोलें तो लाइफ इज़ सो मच चैलेंजिंग कि अपने बच्चों को और घर को टाइम देना तो कभी जीवन भर बना ही नहीं। मतलब हमेशा टुकड़ों में ज़िंदगी जी है
कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, किचन में आप घर में काम कर रहे हो तो आपको गैस बंद करके भागना है। आपका कोई फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट, आपने दिवाली, मेरे बच्चे तो बचपन में हमेशा ये कहते थे कि मम्मी आपके संग कभी दिवाली मनाई नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पूजा की तैयारी कर रहे हो तो आप पूजा की तैयारी के बीच में से उठ के भाग रहे हो। करवा चौथ के व्रत की पूजा करते के बीच में से मैं उठ के हॉस्पिटल भागा करती थी। मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरे पास कॉल आती थी तो पूजा बीच में छोड़ के मैं कितनी बार भागी हुई हूँ। कोई भी व्रत त्यौहार कभी भी पूरा नहीं मना पाए। दुनिया सारी होली खेलती होती थी, हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे होते थे। तो पूरा जीवन इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में जिया है। लेकिन ओवर द ईयर्स काम करते करते भावना ऐसी हो गई, धीरे धीरे ऐसा लगता था कि नहीं, ये जो मरीज आया है वो किसी ज़रूरत के लिए हमारे पास आया। तो धीरे धीरे करके कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि हमने अपना त्यौहार छोड़ा। ऐसा लगता था कि नहीं, ये तो करना ही है। मन में भी नहीं आता था कभी कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं और कुछ ऐसा हमारा त्यौहार मिस हो गया। धीरे धीरे फीलिंग्स ऐसी होती चली गई थी काम करते करते। मैम, डॉक्टर बनने का ख्याल कब और कैसे आया? फैमिली में कोई था इसलिए? मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी तब पहली बार मेरे मन में डॉक्टर बनने का ख्याल आया और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत अलग था। कोई कोचिंग करने का कोई सिस्टम नहीं था। कोचिंग पहली बार खुली थी। हमारे पेरेंट्स इतना सफिशिएंट नहीं होते थे कि बाहर हॉस्टलों में रख के हमें पढ़ा सकें। घर में खुद की पढ़ाई से तैयारी करके PMT का एग्ज़ाम दिया और भगवान की कृपा से मेरा पहली बार में PMT में सिलेक्शन हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पर ये। जब फर्स्ट आपने जब अपने सफ़र किया, आपने डिलीवरी कराई, जब फर्स्ट आपने जब किया और बेबी आपके हाथ में था, वो फीलिंग, वो अनुभव आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा तो मेरी मेमोरी में नहीं है। मुझे मुझे प्रैक्टिस करते हुए 35 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो फेंट मेमोरी मेरी है तो वो मेरे लिए वाव मोमेंट थे। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम नहीं कर दिया। ये मेरी फीलिंग थी। मतलब मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पा रही थी, अरे ये मैंने करवा दिया क्या, ये वाली फीलिंग थी उस टाइम पे। मैम, गायनो बनने का ही विचार क्यों आया और मतलब और किसी चीज़ में डॉक्टर बनने का क्यों नहीं सोचा? गायनी बनने का विचार इसलिए आया कि वो ज़माने के अंदर जब हम देखते थे तो गायनी वाली डॉक्टर बहुत अपील करती थी। हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अरे वाह ये ऐसे करती हैं, ये बच्चा पैदा करा लेती हैं, ये सिजेरियन भी कर लेती हैं। वो इतना अपीलिंग लगता था, ऐसा लगता था कि हम बन जाएंगे, हम ऐसा हो जाएंगे तो वो हमारी लाइफ का शायद सबसे बड़ा दिन होगा। ये सोच एक मन में रहता था कि हम भी ऐसा कर पाएँ, हम भी एक दूसरा जीवन लाइफ में लेके आ पाएँ और हम भी ऑपरेशंस कर पाएँ, ये फीलिंग रहती थी। तो इसलिए फिर ये प्लान किया कि हाँ, गायनी में PG करना है। इतनी चैलेंजिंग लाइफ के साथ में आपको अपने हस्बैंड का, बच्चों का किस तरीके से इतने साल से सपोर्ट मिल रहा है? मेरे हस्बैंड का तो 200% सपोर्ट है। उन्होंने तो मुझे, मैं तो ये कहूँगी कि मैं जो पूरा गायनी प्रैक्टिस कर पाई ना पूरा लाइफ, वो मेरे हस्बैंड की वजह से ही कर पाई। उनका हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट था। मेरे बच्चों को पढ़ाना, उनके पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल जाना और जो भी कोई बच्चों की ज़रूरतें होती थी डे टू डे लाइफ में, वो मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड पूरी किया करते थे। किचन संभालना, बच्चों को खाना बना के देना, उनको स्कूल भेजना, ये जिम्मेदारी मेरी होती थी। बाकी मेन जो आज जो भी कुछ मेरे बच्चे हैं अपने जीवन में, उसका पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। 35 साल बाद भी आज भी बच्चे शिकायत करते हैं अपनी मम्मी से या फिर अब शिकायतें कम? वेरी हैप्पी। मेरी बेटी तो मेरी तरह डॉक्टर है। उसने एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर क्रिटिकल केयर में सुपर स्पेशलाइजेशन किया और मैं उसके लिए रोल मॉडल हूँ। मेरे को देखकर ही वो मेडिकल लाइन में गई। बाकी हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, जो मेरा लाइफ इतना चैलेंजिंग रहता था, तो हम उसको डिमोटिवेट करते थे कि बेटा डॉक्टर नहीं बनना। लेकिन उसको इतनी इच्छा थी कि नहीं मम्मा, वो मुझे देखती थी तो उसे ये लगता था कि नहीं मम्मा, मुझे आपकी तरह डॉक्टर बनना है, और उसने इसीलिए ये लाइन ऑप्ट करी। अब तक के अपने सफ़र में आप अपनी मेन उपलब्धियां क्या क्या मानती हैं डॉक्टर के तौर पर? डॉक्टर के तौर पर मैंने
ज़्यादातर 25 साल का जो मेरा जीवन है वो सरकारी सेवा में निकला है, और वहाँ जो मैंने गरीब मरीजों की सेवा करी वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ पर कई बार इतने गरीब मरीज आते थे जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, तो हम उनको सपोर्ट किया करते थे, उनका ध्यान रखना, कभी किसी मरीज का मेरे हाथ से नुकसान नहीं हो। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि किसी सीरियस मरीज के सामने मुझे सिराने चाहे पूरी रात खड़े होकर उसका ध्यान रखना पड़े, लेकिन मेरी जरा सी लापरवाही से कभी किसी मरीज का कोई नुकसान नहीं हो। वो सेवा भाव और वो फीलिंग मेरे मन में हमेशा रहती थी, और उसी फीलिंग के साथ मैंने पूरा 25 साल गवर्नमेंट सर्विस करी। और छोड़ने का कारण भी ये था, थोड़ा मेरे को हेल्थ चैलेंजेस आ गए थे, मेरे को स्पाइन कंप्रेशन की प्रॉब्लम हुई। इसके बाद डॉक्टर ने बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करने के लिए मुझे मना कर दिया था, और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए ये मेरे लिए संभव नहीं था। तो फिर मैंने VRS लिया, और अब पिछले 10 साल से मैं अपना ये हॉस्पिटल चला रही हूँ, जिससे कि वर्कलोड मेरे को उतना नहीं हो जितना गवर्नमेंट में मेरे पास रहता था। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में महिलाओं को क्या करना चाहिए वो तो आपने बताया, एक हस्बैंड का रोल क्या होता है अपनी वाइफ के प्रति? हर हस्बैंड का जो रोल है ना, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, दोनों जॉइंट फैमिलीज़ नहीं भी हैं, यदि अकेले भी रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो लड़की के पेरेंट्स का और लड़के के पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है। हस्बैंड का ये है कि आप अपनी पत्नी का ध्यान रखें, और उसको जब जब कभी भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो वो आपकी तरफ से पूरा मिलना चाहिए। मॉरल सपोर्ट ही सारा सपोर्ट होता है। यदि वो मिल रहा है तो लड़की जो है वो अपने आप को अंदर से बहुत खुश महसूस करती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतना सपोर्टिंग है, मेरी हर चीज़ का इतना ध्यान रखता है, मेरे खाने का, पीने का, सोने उठने का, और जब जब मुझे चेकअप की ज़रूरत होती है मुझे रूटीन में लेके जाता है। तो वो एक फीलिंग ही मतलब बहुत डिफरेंट होती है हर लड़की के लिए। वो फीलिंग एज ए मदर, एज ए लेडी, मैं जितना समझ सकती हूँ कोई नहीं समझ सकता। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारी महिला व्यूवर्स के लिए कोई अपील करना चाहेंगी कि उन्हें जो है कंसीव जो करना चाहती हैं या जो इस वक्त कंसीव कर चुकी हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज आप? मेरी तरफ से तो बस एक ही मैसेज है, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, आप अपने खाने पीने की आदत बदलें। फास्ट फूड को मेरे हिसाब से टाटा बाय बाय, कभी कभी खाना इज़ ओके, लेकिन इट शुड नॉट बी ए रेगुलर हैबिट। आप अपनी सोने उठने बैठने की आदतें बदलें, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की बजाय एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें, तो आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और आपके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो भी हेल्दी रहेगा। तो आज ये थी हमारे साथ डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, जिनका कहना है कि अगर आपको हेल्दी बेबी चाहिए तो उसके लिए महिलाओं को सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी और अपनी डाइट पर बेहद खासा ध्यान देना होगा। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।